Dear student, welcome to the next part of statistics, and in this part we will discuss the arithmetic mean for different cases. Okay, first of all we discuss the definition of arithmetic mean. Look at here, arithmetic mean, or we can say that's mean, is a sum of observation divided by number of observation. It means simply we can say that arithmetic mean is the sum of all the observation then divided by the number of observation. Okay, look at here, I am writing in short formula of arithmetic mean. Okay, sum of observation divided by number of observation. हमें क्या करना है, जितने भी ऑब्जर्वेशन गिवंस है उन सभी ऑब्जर्वेशन का क्या करना है, सम, और डिवाइड बाय क्या करना है, जितने ऑब्जर्वेशन है उसका उससे क्या करना है, उसको डिनोट करना है. ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपली समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन ऐसे भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, देखो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट केसेस होते हैं. जैसे कि इंडिविजुअल केस हो सकती है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. तो उस चलिए उसको क्या वन बाय वन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारे केस नंबर 1 होगी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन. अब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे देखो क्या क्या है, सपोज x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn. ये हमारे क्या है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, और कितने ऑब्जर्वेशन है, n ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, देन अरिथमेटिक मीन. ओके, तो हम उसका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, हमारे पास पता है हमारे अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. सो आई एम राइट हियर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू सो ऑन xn डिवाइडेड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारे पास, n ऑब्जर्वेशन है. तो मैंने क्या किया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n. ओके, तो देखो हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, जैसे कि 100 ऑब्जर्वेशन हो, 2000 हो, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, इन्फिनिट डाटा हो सकता है. तो उस टाइम उसका ऑब्जर्वेशन में लिखने के लिए ये वाला प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो सकता है. तो उसका हम क्या करेंगे, शॉर्ट में करेंगे. देखो इस समेशन के लिए हम क्या करते हैं, समेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं समेशन साइन लगा देता हूँ. समेशन कहा है कि है आई फ्रॉम 1 to n तक, और क्या है एक्स आई डिवाइडेड क्या है n. इसको मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ये हमारा क्या है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है. और अरिथमेटिक मीन को डिनोट किया जाता है x बार से. ओके, तो x बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई अपॉन n. ये किसके लिए फॉर्मूला है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन. ओके, चलो देखो सेकंड केस का है हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. देखो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने अभी समझ लिया कि इंडिविजुअल क्या होता है. हमारे पास देखो डायरेक्ट कुछ ना कुछ वैल्यूज गिवन हो सकते हैं, चाहिए नंबर ऑफ मार्क्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ वेट ऑफ स्टूडेंट हो सकता है, एक्सेट्रा हो सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, ऐसे कुछ भी हो सकता है. डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ एक्स वैल्यूज़ है और उसकी करस्पॉन्डिंग कुछ फ्रीक्वेंसी गिवन है. ठीक है, जैसे कि एक्स में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उसके साथ उसकी क्या है करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 5 10 15 ऐसे कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, उस केस को हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो चलिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है देखते हैं. देखो लेट x1 x2 अप टू सो ऑन xn आर द वैल्यूज़. देखो हमारे पास क्या है, x1 से लेकर xn तक क्या है वैल्यूज़ है, और उस आगे क्या बोला है, विथ उसके साथ क्या है, उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि f1 f2 अप टू सो ऑन fn. x1 ऑब्जर्वेशन होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, f1. x2 ऑब्जर्वेशन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, f2. सिमिलरली अप टू सो ऑन xn ऑब्जर्वेशन होंगे हमारे पास, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, xn है. As the corresponding frequency, clearly to find that sum of the observation, we need to add observation x1 into f1 times, observation x2 into f2 times, up to so on observation xn into fn times. यानी कि हमें पता है अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है. तो हम क्या करेंगे, लेकिन हमारे पास अब इस टाइम डाटा क्या है, हमारे साथ एक्स आई भी है और उसके साथ एफ आई भी है. तो हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेके उसके क्या करेंगे, सम करेंगे. तो देयरफॉर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 प्लस अप टू सो ऑन एफ एन इंटू एक्स एन, एंड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू सो ऑन fn. यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसको कहेंगे, जितनी भी फ्रीक्वेंसी की टोटल है. जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने फ्रीक्वेंसी क्या ली थी, 5 10 15, तो ये सभी की टोटल कितने हो जाएंगी,
15 प्लस 10 25 प्लस 5 30, 30 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने डिनोट कैसे किया है, F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू सो ऑन किया है। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा फार्मूला कैसे बनेगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन कहाँ के लिए, आई फ्रॉम 1 टू n एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब देखो इसको हम अलग फॉर्म से ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन आई फ्रॉम 1 टू n एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई टोटल कैपिटल एन, और कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, समेशन एफ आई होता है। ठीक है, इसमें मतलब कि फ्रीक्वेंसी की टोटल उसको कैपिटल एन से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों भी केस समझ में आ गए, आई होप। देखो थर्ड केस क्या है हमारा, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, अभी हमने ऊपर समझा कि डिस्क्रीट मतलब क्या होता है। डिस्क्रीट मतलब हमारे पास एक एक्स ऑब्जर्वेशन गिवन हो और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी साथ में हो, लेकिन यहाँ पे जो एक्स था वो क्या था, एक स्पेसिफिक वैल्यू था। लेकिन कंटिन्यूस में क्या होगा, ये जो एक्स है ना वो एक कुछ स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होगा, उसका एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ एक्स आई वैल्यूज है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और उसकी करस्पॉन्डिंग उसके साथ क्या फ्रीक्वेंसी गिवन है, जैसे 5, 10 और 15 लेयर। अब देखो ये जो एक्स आई है ना, एक्स आई आप किस में है, ग्रुप में है। ठीक है, 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30। अब इस टाइप के डाटे को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि ये जो डाटा गिवन है एक्स है वो कंटिन्यूस फॉर्म में है। देखो पहला जो ग्रुप है 0 to 10, उसका जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास का क्या है, लोअर लिमिट है। और जो सेकेंड क्लास है उसका अपर लिमिट कितना है, 20, उसका जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास का क्या है, लोअर लिमिट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब देखो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब उसका मीन कैसे निकालेंगे, और उसका मीन निकालने के लिए क्या है, जो हमने प्रीवियस केस का फार्मूला देखा था, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, वही सेम है। लेकिन यहाँ पे एक्स तो हमारे पास कुछ गिवन नहीं है, तो उस एक्स का के लिए हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, उसको कैसे निकालेंगे हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले उसका थ्योरेटिकल पार्ट क्या है वो देखते हैं। चलो हम क्या करना है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इन दिस केस फ्रीक्वेंसी इज एसोसिएटेड टू द इंटायर क्लास एंड नॉट एनी स्पेसिफिक सिंगल वैल्यूज। देखो इस केस में हमें जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी ना वो किस में होंगी, एक पर्टिकुलर ग्रुप में होंगी, उसकी कुछ स्पेशल वैल्यूज़ नहीं होंगी। जैसे कि प्रीवियस केस में क्या था, देखो यहाँ पे जो 5 फ्रीक्वेंसी थी उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू थी, कितनी थी, 1। जो 10 फ्रीक्वेंसी थी उसकी वैल्यू कितनी थी, 2 थी। यहाँ पे देखो 15 है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, सॉरी उसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। लेकिन इस वाले केस में जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ये जो 5 फ्रीक्वेंसी है उसकी जो वैल्यू है क्या है, 0 to 10, इनमें से कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है कि यहाँ पे 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या कुछ भी होगी एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसको कंटिन्यूस बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, वो जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो स्पेसिफिक नहीं होंगी, इस उसकी वजह से उसका कैलकुलेशन करने में क्या हो सकती है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखिए लेकिन उसको वो दिक्कत ना हो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करें। देखो आगे क्या बोला है, फॉर कैलकुलेशन पर्पस, मतलब उसको निकालने के लिए वी मेक अ रिस्पॉन्सिबल अजम्पशन दैट द फ्रीक्वेंसी इज एसोसिएटेड विथ मिड पॉइंट। यहाँ पे देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, हम क्या बोले, उसको कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी को किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, मिड पॉइंट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। और ये मिड पॉइंट क्या होता है, देखो मिड पॉइंट मतलब देखो जैसे मिड पॉइंट को डिनोट किया जाता है एक्स आई से। ठीक है, मिड पॉइंट की मतलब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि देखो हमें क्या करना है, 0 to 10 ये जो वैल्यू है ना उसकी क्या करना है, हमें मिड वैल्यूज निकालनी है। हम क्या करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना है 10 प्लस लोअर लिमिट 0, 10 प्लस 0 इज 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब इसकी मिड वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 5। सिमिलरली इसकी निकाले तो कितना आ जाएगी 15, तो इसकी निकाले तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको मिड वैल्यू निकालेंगे, उसको समटाइम्स मिड क्लास भी बोला जा सकता है। ठीक है, मिड क्लास। दस टेकिंग x1 x2 अप टू so on xn एज अ मिड वैल्यूज। जैसे मैंने ये 5 निकाली तो इसको हम क्या बोलेंगे, x1 बोलेंगे, 15 को क्या बोलेंगे, x2 बोलेंगे, और 25 को क्या बोलेंगे, x3 बोलेंगे। ठीक है, देखो ये वाला क्या है, ये 5 है x1, ये 15 x2 और 25 क्या है x3। ओके, देन मिड वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल वी कैलकुलेट मीन बाय द सेम फार्मूला
डिस्कस इन केस नंबर 2। जैसे कि हमने केस नंबर 2 में जो फार्मूला डिस्कस किया था वही क्या करना है, हमें क्या करना है, यूज़ करना है। वो फार्मूला क्या था हमारा, देखिए यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या था, समीशन एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, यानी कि उसका हम अलग अलग फॉर्म से लिखा जा सकता है और करके समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन कैपिटल एन, और कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है। ठीक है, तो चलो एक उसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या बोला है, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ मार्क्स स्कोर बाय अ स्टूडेंट इन 7 सब्जेक्ट गिवन बिलो। आपको क्या दिया है, 7 डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन है और उसका हम क्या करना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। देखो उसको लिखने के लिए कुछ स्टेप्स हमें ज़रूरी है, वो बहुत स्टेप इंपॉर्टेंट्स हैं। तो देखो जो भी डाटा हमारे पास गिवन है, देखो इसको क्या जो भी गिवन है उसको हम क्या करेंगे, एक फॉर्म में लिखेंगे 61, 68, 69, 70, 63, 60 और ये क्या है 70। ये हमें क्या है, ये जो डाटा है वो क्या है, गिवन है। अब देखो ये जो गिवन डाटा है किस टाइप का है, हमें इससे हम अज्यूम करना, इसमें देखो ये डाटे का टाइप, जो भी गिवन डाटा है उस डाटा को पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, वो डिस्क्रीट है या वो कंटिन्यूस है या इंडिविजुअल है। देखो इंडिविजुअल होगा तो उसका फार्मूला अलग है, डिस्क्रीट होगा तो उसका फार्मूला अलग है, और कंटिन्यूस होगा तो उसका फार्मूला क्या है, अलग है। अब देखो ये जो डाटा गिवन है वो किसके फॉर्म में है, वो इंडिविजुअल फॉर्म में है, क्योंकि ये जितने भी सारे वैल्यूज़ है उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसको हम इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डाटा। देखो अगर इंडिविजुअल डाटा होता है तो हमारे पास क्या होता है, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला, अरिथमेटिक मीन को डिनोट किया जाता है एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन आई फ्रॉम 1 टू एन। लेकिन यहाँ पे एन कितना है, एन मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आई फ्रॉम 1 टू 7 हम क्या करेंगे, 61 प्लस 68 प्लस 69 प्लस 70 प्लस 63 प्लस 60 प्लस 73, और उसको हमें क्या करना है, डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कि कितने सारे वैल्यूज़ है, तो टोटल 7 वैल्यूज़ है, और उसका क्या करेंगे, हम सम करेंगे। देखो इसका सम किया तो कितना आता है, 469 डिवाइडेड बाई क्या करना है, 7। 469 को 7 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 67, यानी कि एक्स बार इज इक्वल्स टू कितना है, 67, और विच इज़ द मीन ऑफ गिवन of these values. Okay, we have to given marks of a different 7 subjects, so we can say that arithmetic mean of 7 subject is 67। देखो ये जो अरिथमेटिक मीन है उसका जो एप्लीकेशन है बहुत सारे है इंजीनियरिंग फील्ड में। हमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जहाँ पे यूनिट है वहाँ पे हम क्या करते हैं, डेली कितना प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन हुआ है उसको क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, या हम मंथली भी उसको निकाल सकते हैं, ईयरली भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है, बहुत सारा एप्लीकेशन है अरिथमेटिक मीन का हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और वीडियो आपको अच्छे लगते प्लीज़ शेयर करो। थैंक यू।